गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस बैच में क्या टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स। देखिए, मैं कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो कि जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं सबसे पहले समझा देता हूं कि ये जब टाइप्स ऑफ वर्ब्स मैंने पढ़ाना इस बैच में स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो वर्ब के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वर्ब के काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिन पे बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, करना भी है, खैर उनको करेंगे भी इंट्रोड्यूस। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम, सबको हाय हेलो, सबको नमस्ते। ठीक है, अब होता है क्या कि प्रॉब्लम, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता होता है कि बच्चों के साथ में कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके कॉन्सेप्ट को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो उनको क्लियर नहीं होती है। मतलब जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जिन टर्म्स की मदद से लैंग्वेज को समझा जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, उन्हें वही नहीं समझ में आते। ठीक है, जैसे वो यही नहीं समझ पाते कि मोनोट्रांसिटिव क्या है, डायट्रांसिटिव क्या है, या उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव क्या है। एम्बी ट्रांसिटिव को कह देगा तो उनको बड़ा अचरज सा हो जाता है कि भाई ये क्या है। गुड इवनिंग बच्चों। तो ये जो मैं आपके साथ सेशंस रख रहा हूं ना, ये सेशंस बस उन बेसिक टर्म्स को जो वर्ब के लिए हम यूज करते हैं, जो वर्ब के टाइप्स हैं, जो वर्ब से रिलेटेड हम टर्म्स यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, चैप्टर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये उसकी सारी माथापच्ची हो रही है कि बच्चों के बार वो क्लियर हो जाएंगे ना तो इनको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इनको चैप्टर समझ में आएंगे, फिर इनको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपने डिटेल में समझो। और खैर बाकी मुझे कुछ कहना नहीं, सारे बच्चे अच्छे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव और डायट्रांसिटिव पे डिफरेंस, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ब होती है, अगर वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर वो डायट्रांसिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स डायट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बच्चा कई बार यही नहीं पहचान पाता कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव और डायट्रांसिटिव क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं एक बार फिर से, हालांकि कल भी हमने डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, डायट्रांसिटिव सब क्या होता है। ठीक है, दो एग्जांपल्स की मदद से देखिए। हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन मेड अ टेबल। ठीक है, दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, द मैन मेड देम अ टेबल। ठीक है, तीसरा, द मैन मेड, एक काम करेंगे, यहां पे हमने देम लिख दिया ना, ये देम थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। एक काम करते हैं, द बॉय लिख लेते हैं, मेड द बॉय अ टेबल, द मैन मेड द बॉय, मेड द बॉय सेंटा क्लॉज। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चों को गुड इवनिंग भाई। अब देखो, ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इनमें वर्ब्स यूज की गई हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ये जैसे हम कहते हैं किसी बार कोई मोनोट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है, ये इंट्रांसिटिव है, ये एम्बी ट्रांसिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, तो ये टर्म्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ। The man made a table, the man made the boy a table, the man made the boy Santa Claus। ठीक है, अब हालांकि मुझे लगता है इनमें से दो क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं, सारे बच्चे आ जाओ। ये जल्दी से बताओ कि लिखी गई वर्ब्स जो है ना, जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे मेड है और मेड ही है, सारे सेंटेंसेस में एक ही वर्ब हमने लिखी है, मेड। जल्दी से सारे बच्चे ये बताएं कि ये वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, मोनोट्रांसिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, डायट्रांसिटिव है। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते। वेरी गुड। अब देखिए, जैसे हमने लिखा था मैन मेड व्हाट डिड ही मेक, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया टेबल, तो टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये मोनोट्रांसिटिव हो गया।
तो मोनोट्रांसिटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट लिखा होता है, या तो व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई। तो अगर किसी वर्ब के साथ में एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, चाहे व्हाट का रिप्लाई लिखा है या होम का रिप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो मोनोट्रांसिटिव है। तो ये हो गया हमारी मोनोट्रांसिटिव वर्ब। मोनो का मतलब हो गया वन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा द मैन मेड द बॉय अ टेबल। अब देखिए यहां पर हमने लिखा द मैन मेड व्हाट डिड ही मेक, तो व्हाट का रिप्लाई गया अ टेबल, तो अ टेबल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने लिखा होम डिड ही मेक, किसके लिए उसने टेबल बनाई, तो आंसर आ गया द बॉय, तो द बॉय होम का रिप्लाई हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस वर्ब के साथ हमने दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, व्हाट का रिप्लाई अ टेबल और होम का रिप्लाई द बॉय। तो व्हाट का रिप्लाई हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बातें हमने पहले पढ़ रखी हैं, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में दो ऑब्जेक्ट्स लिखे हों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये होते हैं डायट्रांसिटिव। तो ये हो गए हमारे डायट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा द मैन मेड द बॉय सेंटा क्लॉज। अब इसमें देखें यहां पे दो नाउन लिखे हैं, एक लिखा द बॉय और एक लिखा सेंटा क्लॉज, ठीक। अब इसको हम क्या माने, द मैन मेड द बॉय सेंटा क्लॉज का मतलब हम क्या माने, डायट्रांसिटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। तो देखिए मैंने कल भी एक आपको कॉन्टेक्स्ट दिया था कि जैसे मेक का मतलब मेकअप होता है ना, मेकअप का मतलब होता है किसी को लुक चेंज कर देना, जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, मेल एक्टर फीमेल का रोल करता है कई बार, ठीक है, रावण बन गया, राम बन गया, हनुमान बन गया, इस तरीके से। तो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में, नमस्ते बच्चों, अगर हम उसी सेंटेंस, इसका मीनिंग बेटा ये है कि द मैन मेड अ टेबल फॉर द बॉय, द मैन मेड अ टेबल फॉर द बॉय, कि उस मैन ने लड़के के लिए एक टेबल बना दी। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेसिपिएंट होता है, वो या तो रेसिपिएंट होता है बेनिफिशियरी होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है, तो पढ़ने के लिए उसे टेबल चाहिए, उसके पास टेबल नहीं है, तो मैन ने क्या किया, उसके लिए एक टेबल बना दी। तो मैन ने टेबल बनाई तो वो डूअर हो गया, टेबल ऑब्जेक्ट हो गई। अब वो टेबल किसके काम आएगी, कौन उससे बेनिफिट लेगा, बॉय। तो बॉय जो है वो बेनिफिशियरी हो गया, बेनिफिशियरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द मैन मेड अ टेबल फॉर द बॉय। अब नेक्स्ट हमने लिखा द मैन मेड द बॉय सेंटा क्लॉज। अब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, उसको सेंटा क्लॉज के जैसे कपड़े पहना के उसके जैसा उसका मेकअप कर दिया, दाढ़ी मूछ लगा दी, ठीक है, तो उसको सेंटा क्लॉज बना दिया। तो अब यहां पे देखना सेंटा क्लॉज और जो बॉय है वो अलग अलग नहीं है, वो बॉय जो है उसी को सेंटा क्लॉज का मतलब गाइज दे दिया गया, उसके रूप में उसको बदल दिया गया। तो ये जो सेंटा क्लॉज है ना, हम इसको दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। यहां पर क्या है, बॉय और टेबल ये दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, ये सेपरेट पर्सन है, लेकिन यहां पे सेंटा क्लॉज और जो बॉय है, ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हम केवल द बॉय को ऑब्जेक्ट कहेंगे और सेंटा क्लॉज को हम बॉय का डिस्क्रिप्शन कहेंगे और इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, जब किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, मान लीजिए कोई भी वर्ब है अगर उसके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये वर्ब हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, ठीक। अब पहला वाला एग्जांपल सबको क्लियर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दोनों कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई ये कैसे समझ में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, या जैसे भी एक बच्चे ने पूछ दिया इसका मतलब क्या हुआ। अगर हमने लिख दिया द मैन मेड द बॉय अ टेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ये बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, आप वो लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसको मैं दूसरे तरीके से जब सेंटेंस के लिखूंगा तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, द मैन मेड अ टेबल फॉर द बॉय, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जो बच्चा इस मीनिंग को कंफ्यूज हो रहा है समझने में, द मैन मेड द बॉय अ टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चा इसके मीनिंग को समझने में कंफ्यूज हो रहा है, तो समझ लीजिए इसका मतलब बच्चे ये हो गया, द मैन मेड अ टेबल फॉर द बॉय। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ बेटा आर्टिकल आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, यही तो सब समझाना था, जिसके लिए ये हमने स्टार्ट किया कि सबसे पहले बच्चे को डायट्रांसिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव में डिफरेंस तो समझ में आए। जब उसे डिफरेंस समझ में आएगा तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो कितना भी पढ़ ले वो हमेशा यही पूछता घूमता रहेगा कि आर्टिकल आएगा या आर्टिकल नहीं आएगा। अगर एक बार उसको ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो अपने आप पहचानने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। चलिए अब जैसे कोई बच्चा पूछ रहा था एक दो एग्जांपल्स, देखो
इंग्लिश में जो कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इंग्लिश में जो कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, देखिए मेक है, फाइंड है, ठीक है, टर्न इनटू है, ये टर्न इनटू को हटाई दीजिए, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, टर्न है, ठीक है, चूज है, डिक्लेयर है, प्रोनाउंस है, ठीक है, डीम है, अपॉइंट है, नॉमिनेट है, इलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है, एटसेट्रा, ठीक है। जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो मैं और भी डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं वर्ब चैप्टर का, कि वर्ब चैप्टर जो होता है वो उसका एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स को कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद में इंग्लिश आसान हो जाती है, बेसिक्स अगर एक बार क्लियर हो जाए तो इंग्लिश आसान हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, जो एक मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, देखिए वो मेन बात क्या है। जैसे मैंने ऐसा नहीं कि सारी वर्ब हमेशा, एक मिनट बेटा ये डीप लिख गया गलती से, डीम एक्चुअली, ठीक है, ये डीम है। अब इसमें से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं कि जो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। जैसे कि हमने लिखा आई चोज द बेस्ट बुक अवेलेबल, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा। दूसरा देखो, आई चोज हिम, या हिम छोड़ो, आई चोज द मैन माई गाइड। अब जरा एक बार ये दोनों एग्जांपल्स देखना बच्चों, और जल्दी से बताओ इन दोनों में से कौन सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी नहीं। एक ही वर्ब है दोनों सेंटेंस में। डीम बेटा वो गलती से डीप लिख गया था। अब जैसे मैंने लिखा आई चोज द बेस्ट बुक अवेलेबल, और मैंने लिखा आई चोज द मैन माई गाइड। ध्यान देना, वही वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हो। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई ऐसा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ में लिखा जाता है। चलो बताओ भाई आंसर। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिखा आई चोज व्हाट डिड आई चूज, तो व्हाट का रिप्लाई गया द बेस्ट बुक। तो द बेस्ट बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट बुक, किस तरीके की बेस्ट बुक, ये बताने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिख दिया, अवेलेबल, मतलब बेस्ट बुक अवेलेबल। अब मान लीजिए कोई बेस्ट बुक है लेकिन वो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जितनी अवेलेबल है उनमें से जो बेस्ट बुक है, तो ये जो हमने चूज वर्ब लिखे ना, इसका एक ही ऑब्जेक्ट है द बेस्ट बुक, अवेलेबल जो है वो इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मोनोट्रांसिटिव वर्ब। अब यहां देखो आई चूज द मैन माई गाइड। अब वो पर्सन है, मैंने उसको अपना गाइड चुना। मान लीजिए किसी पर्सन को किसी चीज की ट्रेनिंग करनी है तो उसको किसी गाइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसने किसी पर्सन को अपना गाइड चुन लिया कि भाई ये पर्सन मुझे गाइड करेगा, ये मेरा गाइड है। तो यहाँ पे देखो ये द मैन जो है ना ऑब्जेक्ट है, और ये जो गाइड है ना ये कोई और नहीं है, वो कोई दूसरा नाउन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैन अलग पर्सन है गाइड अलग पर्सन है, ये जो मैन है इसी को गाइड बना दिया गया है। तो ये जो माई गाइड है ना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो ये वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मत याद कर लेना कि ये जो सारी लिखी गई वर्ब्स हैं, ठीक है, ये जो सारी लिखी गई वर्ब्स हैं ये सारे के सारे आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी भी हो सकती हैं जो किसी सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव शायद ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी भी हो सकती हैं जो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ना हो। तो ये रट्टा मत मार लेना
ठीक है, कि ये सारे वर्ब्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होते हैं, इनमें से कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। जैसे अभी हमने मेक वर्ब का एग्जांपल लिखा था, अगर तुम्हें ध्यान रहा हो तो पिछली क्लास में हमने फाइंड वर्ब का एग्जांपल डिस्कस किया था। तो ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ब जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो केवल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगी, वो दूसरे तरीके से भी यूज हो सकती है। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं। अब फिर उसके बाद में ना हमें एक प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आप लोगों के साथ में कल ही करना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो कल फिलहाल में डिस्कस हो नहीं पाई। तो देखिए क्या प्रैक्टिस है। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब्स के दो बड़े ग्रुप्स होते हैं, एक डायनेमिक वर्ब्स जो एक्शंस को रेफर करते हैं, ठीक है, और एक डायनेमिक वर्ब्स और एक उसके बाद में आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, अब जरा उनके सब कैटेगरीज को भी हम समझ लेते हैं। देखिए स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि स्टेट्स को रेफर करती हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं ये स्टेट को रेफर करती हैं, किसी एक्शन या किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, ये सब स्टेट को रेफर करती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। जैसे देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उससे आप समझ जाओगे। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे बिलीव दिस स्टोरी, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, वी नो द आंसर, ठीक है। तीसरा मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। आई still remember the title, ठीक है। ये सेंटेंस देखना, आपका ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता हूं, मेरे पास तो भैया अभी पढ़ लो इसे रैंकर्स बैच में, यही एक ऑप्शन है, दूसरा तो कोई ऑप्शन अभी उसका है नहीं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें लिखे गए एक बार वर्ब्स को देखना ध्यान से। जैसे हमने यहां पे वर्ब लिखी बिलीव, यहां पे वर्ब लिखी नो, यहां पे वर्ब लिखी हैज, और यहां पे वर्ब लिखी रिमेंबर। ये जो वर्ब्स हैं और इनको एक दूसरी वर्ब से कंपेयर करना है। दूसरी वर्ब्स कौन सी है, देखो दूसरी वर्ब जैसे हमने यहां पे लिखी ईट, फ्लाई, टीच, गो, लर्न, कुक, ठीक है, से, कैरी, पुल, पुश, ब्रेक, ओपन, टर्न, एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम इन वर्ब्स को ध्यान से देखें तो वो जो वर्ब्स है ना, ईट है वो एक एक्शन है। ईट क्या है, एक एक्टिविटी है, खाना खाना एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। फ्लाई भी एक एक्शन है, डूइंग है, मतलब या तो समथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन, या तो कोई चीज अपने आप उड़ती है तो वह हैपनिंग हो जाती है, या कोई किसी को उड़ाता है, ठीक है, तो वो डूइंग हो जाती है। तो वो जो वर्ड्स लिखे ना, आप ध्यान से देखोगे वो ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी न किसी एक्शन को रेफर कर रहे हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, डायनेमिक। हालांकि मैं इस टर्म का यूज नहीं करता हूं, ठीक है, मैं सिंपली इनको कहता हूं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स का मतलब सच वर्ब्स विच रेफर टू सम एक्टिविटी, ऐसी वर्ब्स जो किसी एक्टिविटी को रेफर करें, एक्टिविटी चाहे डूइंग हो चाहे हैपनिंग हो, किसी भी तरीके की वर्ब हो, ठीक है। तो वो जो वर्ब्स लिखी गई हैं वो डायनेमिक वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, एक्टिविटीज को रेफर करते हैं। एक्टिविटीज जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो तरीके की हो सकते हैं, एक ऐसी एक्टिविटीज जो डूइंग है और एक ऐसी एक्टिविटीज जो हैपनिंग है, ठीक है। उसके बाद में यहां जाते हैं। अब इन वर्ब्स में अगर हम देखें, दे बिलीव दिस स्टोरी, कि वो इस स्टोरी को बिलीव करते हैं, तो बिलीव करना जो है, ठीक है, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। बिलीव करना हमारी मेंटल स्टेट है। बिलीव का मतलब पता क्या होता है बच्चों, बिलीव का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग ट्रू, टू कंसीडर समथिंग ट्रू। बिलीव का मतलब होता है किसी चीज को सच मानना। आई डोंट बिलीव दिस एक्सक्यूज। मान लो कोई पर्सन है, उसने आगे मुझे कोई कहानी सुनाई,
मुझे लगा झूठी कहानी है, सच नहीं होगी, तो मैंने कहा डोंट बिलीव इट। तो बिलीव का मतलब होता है जस्ट टू कंसीडर समथिंग ट्रू। आप किसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हो, या तो उसको आप सच मान रहे हो या झूठ मान रहे हो। अगर आप सच मान रहे हो देन यू बिलीव इट, अगर आप सच नहीं मान रहे हो देन यू डोंट बिलीव इट, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि बिलीव जो है ना वो कोई एक्टिविटी नहीं है। बिलीव करने के लिए आपको कोई फिजिकल या कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। इट इज सिंपल स्टेट, योर स्टेट ऑफ योर माइंड, ठीक है। उसके बाद में नो जो वर्ब है, नो वर्ब का मतलब होता है टू हैव नॉलेज। नो वर्ब का मतलब होता है सिंपली टू हैव नॉलेज। तो जैसे ये हैव वर्ब होती है ना, ये एक्शन वर्ब होती है। नो का मतलब भी होता है टू हैव नॉलेज, तो ये भी आपकी स्टेट हो गई। मान लो कोई एक क्वेश्चन है और मुझे उसका आंसर पता है कि इसका आंसर क्या है, तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है। आंसर पता होना कोई एक्टिविटी नहीं है, आंसर पता होना आपकी मेंटल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। अब ये जो हैज वर्ब है ये भी कोई एक्टिविटी नहीं है, ना तो इसमें ये पर्सन कुछ कर रहा है, ना इस पर्सन के साथ में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ना तो ये डूइंग है ना ये हैपनिंग है, तो ये भी स्टेट शो कर रही है। पोजीशन वाली वर्ब्स स्टेट वर्ब्स होती हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा स्टिल रिमेंबर द टाइटल। मान लो हमने कोई मूवी देखी बहुत पहले, बहुत पहले का मतलब मान लेते हैं 8-10 साल पहले हमने कोई मूवी देखी, ठीक है। और वो जो मूवी है मैंने बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ देखी, और उन फ्रेंड्स को उसका टाइटल याद नहीं है, वो भूल गए कि उस मूवी का क्या नाम था। बस ये याद है कि कहानी अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, गाने अच्छे थे, बट टाइटल भूल गए। बट आई स्टिल रिमेंबर, लेकिन मुझे आज भी याद है उसका टाइटल, ठीक है। तो ये याद होना आपकी मेंटल स्टेट है, याद होना आपकी मेंटल स्टेट है। याद होना कोई एक्टिविटी नहीं है, याद होना कोई एक्शन नहीं है जिसमें आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपके साथ कुछ हो भी नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस जिनमें कोई डूअर होता है या कुछ अपने आप होता है, वो तो हो गई एक्टिविटी वर्ब्स। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स इंग्लिश में होती हैं जो किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, वो सिंपली हमारी फिजिकल या मेंटल स्टेट्स को रेफर करती हैं, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो ये स्टेट रिमेंबर करना, फॉरगेट करना, ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। ये सारे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। एक बार ना बेसिकली इनका सबका आइडिया ले लीजिए जल्दी से। अच्छा, फिर स्टेटिव वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती है ना, इनकी दो बेसिक कैटेगरीज हो जाती हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं इनकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। क्या कैटेगरी हो जाती है? एक तो ऐसी स्टेटिव वर्ब्स जो कि ट्रांसिटिव है, ठीक है, और एक ऐसी स्टेटिव वर्ब्स जो कि इंट्रांसिटिव है। जैसे एक्शन वर्ब्स होती है ना, तो एक्शन वर्ब्स में भी ये दो कैटेगरीज होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव, ठीक है। उसी तरीके से स्टेटिव वर्ब्स में भी आपकी कैटेगरीज होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स में भी कुछ ऐसी, हाँ, आई बिलीव इन दिस स्टोरी इट विल बी इनकरेक्ट, हाँ ये इनकरेक्ट होगा बच्चे। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ इन समथिंग। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ इन समथिंग। When the word believe means to just consider something true or false, it is actually a transitive verb, ठीक है। Believe का मतलब जब बच्चे किसी चीज को सच मानना होता है तो ये transitive verb होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Believe के साथ जब हम in लिखते हैं तो believe in का मतलब होता है either to support somebody or something, या तो किसी चीज को सपोर्ट करना, उसके फेवर में होना, ठीक है। या फिर believe in का मतलब होता है to have faith। जैसे पता नहीं तुमने क्यों बात में बीच में बात पूछ ली, ठीक है। देखो जैसे हमने लिखा A theist is one who believes in God. Who believes in God. ठीक है, तो जो बिलीव इन होता है ना, इसका मतलब टू हैव फेथ होता है। वो जो हमने वहां पे बिलीव लिखा था वो सही था, ठीक है। तो बिलीव इन का मतलब टू हैव फेथ होता है। बेटा वो छोड़ दो, तुम मतलब इधर की बात उधर से जोड़ रहे हो। अभी धीरे धीरे चीजें समझो, ये सब बिलीव इन, बिलीव ऑफ, ये सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खैर, अब मैं आपको बता दें कि स्टेटिव वर्ब्स दो तरीके की होती हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। अच्छा, ट्रांसिटिव तो केवल ट्रांसिटिव ही होती हैं। इंट्रांसिटिव में दो कैटेगरीज हो जाती हैं। इंट्रांसिटिव में क्या दो कैटेगरीज हो जाती हैं? जो इंट्रांसिटिव आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इनमें एक तो होती हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, और एक हो जाती हैं नॉन लिंकिंग। हालांकि वो उन्हें केवल स्टेटिव वर्ब्स ही कहना चाहिए, बट मैं फिर उन्हें नॉन लिंकिंग कह देता हूं। नॉन लिंकिंग इंट्रांसिटिव स्टेटिव वर्ब्स, मतलब पूरा नाम ये हो जाता है नॉन लिंकिंग इंट्रांसिटिव स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। बट वो बोलने में अटपटा होता है, लोगों को बोलने में थोड़ा सा, ठीक है। सर वर्ब का ये क्लासिफिकेशन सीखने पे एग्जाम क्लियर कर सकूंगा या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता बच्चे, मैं रियली ये नहीं बता सकता। देखिए, ठीक है,
खैर आज मेरा बात करने का मन तो है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा पढ़ा लूं, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो, असल में मुझे लगता है कि ना कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो थोड़ा सा फिट नहीं बैठता हूं कई जगहों पे। मेरी अपनी अप्रोच अलग होती है, ठीक है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अप्रोच और प्रोसेस होती है। अब मैं वो पर्सन नहीं हूं जो रिजल्ट को ध्यान में रख के काम करता हूं। मेरे दिमाग में रिजल्ट नहीं होता। मेरे दिमाग में ये होता है कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं जब कोई काम कर रहा होता हूं, चाहे मैं पढ़ा रहा होता हूं या मैं पढ़ रहा होता हूं या मैं नोट्स बना रहा होता हूं या मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा होता हूं या मैं अपना रिवीजन टेस्ट प्रिपेयर कर रहा होता हूं, ठीक है। तो उस समय मेरे दिमाग में रिजल्ट कुछ नहीं होता है कि बच्चे का इससे नंबर आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है। पहले ये देखो कि जो बच्चे को पढ़ना है क्या वो पढ़ा रहे हो, ठीक है, और जिस तरीके से पढ़ाना है क्या उस तरीके से पढ़ा रहे हो। अगर आपकी अप्रोच और प्रोसेस सही है तो रिजल्ट हमेशा सही आता है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट टाइप के, ठीक है। शॉर्टकट टाइप वाले कौन से लोग होते हैं? शॉर्टकट टाइप वाले वो लोग होते हैं, ठीक है, शॉर्टकट टाइप वाले वो लोग होते हैं जिनको प्रोसेस में चूंकि मेहनत पड़ती है। देखिए, जब आप कोई काम सही तरीके से करना चाहते हो या सही तरीके से करते हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत से लोग होते हैं प्रोसेस को स्किप मारते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रोसेस को स्किप कर जाएं, ठीक है, कि हम प्रोसेस के झंझट में ना पड़े और हम सीधा कुछ ऐसा तरकीब बने कि हम एक वो ले लें बाईपास, ठीक है, और बाईपास लेके सीधा डेस्टिनेशन पे रिजल्ट पे पहुंच जाएं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो पहली बात तो मैं बाईपास खुद भी यूज नहीं करता, ठीक है, और मैं बाईपास किसी दूसरे को भी नहीं सजेस्ट करता। जैसे आपने देखा होगा मेरी अभी स्ट्रेटजी थोड़ी सी समझना कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या होती है। सिंपल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि इंग्लिश को ऐसे करें, इंग्लिश को ऐसे पढ़ें, इंग्लिश को ऐसे रिवाइज करें, इंग्लिश को ऐसे सीखें, इंग्लिश को ऐसे सिखाएं, दुनिया भर की बातें, ठीक है, ये करें वो मत करें, ठीक है, सब बहुत एक्टिंगबाजी होती है। मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मेरी क्या सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि अपने को इतना स्ट्रांग करो कि किसी दांव पेच की शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े। जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स और ये शॉर्टकट्स और फलाने ढिमकाने इसकी जरूरत ही ना पड़े। अपने को खुद को इतना स्ट्रांग करो कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, हर एक चीज का आंसर अपने आप आपके पास हो। तो मैं इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने वाला और इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ाने वाला पर्सन हूं। मैं कभी भी बाईपास न लेता हूं, ना किसी को बाईपास सजेस्ट करता हूं कि बाईपास ले लो। मैं कहता हूं आप पूरी प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हो, उसके थ्रू आपको सीखने को भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अपनी जो कमियां हैं वो भी ढूंढने को मिलेंगी। बहुत से लोग जो होते हैं जो प्रोसेस को स्किप करते हैं, सीखते समय जो प्रोसेस को स्किप करते हैं, उनके साथ आप देखोगे एक दिक्कत होती है, उनको अपनी कमियां कभी पता नहीं चलती, वो कभी जान भी नहीं पाते उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। जबकि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सीखने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप नई बातें जानो, आप क्वेश्चंस जानो, आंसर जानो, आपको नई इंफॉर्मेशन मिले। सीखने के पीछे एक पर्पस ये भी होता है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं जो अभी हमें पता नहीं है, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम सीखना शुरू करेंगे तो वो कमियां ऊपर आएंगी, मतलब वो हमें रियलाइज होंगी कि भाई ये चीजें आपको नहीं पता है, ये आपको गलत पता है या आपको आधी अधूरी पता है, वो तब दूर होंगी, ठीक है। तो जो आपके अंदर की कमियां हैं जो तुमने अभी इकट्ठी कर रखी हैं, सबके अंदर होती हैं, सबके अंदर होती हैं, ठीक है। तो वो कमियां तुम्हें तभी पता चल पाएंगी जब तुम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए। अगर तुम प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो गए, ठीक है, टाइम तो नहीं है ना सर, तो भैया किसने तुमसे कहा था कि तुम 2 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करो? मैं तो हमेशा कहता हूं 1 साल पहले तैयारी करनी चाहिए। नहीं टाइम है तो फिर अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब भाई टाइम नहीं है तो तुम फिर पढ़ो मत, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने एग्जाम की। अब तुम 4 महीने पहले तैयारी शुरू करोगे, 15 दिन पहले तैयारी शुरू करोगे, ठीक है, तो फिर नहीं टाइम है तो फिर तुम्हें पता ही है क्या कर लोगे। साल भर खाना नहीं खाओगे तो 2 हफ्ते में साल भर का चबा जाओगे क्या? ऐसे भी तो नहीं करोगे, ऐसे तो पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जब हम सीखते हैं तो हमें नई नॉलेज भी चाहिए, हमें नई इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमें चीजें गलत पता है, आधी अधूरी पता है, नहीं पता है, हमें उन कमियों को भी अपना ढूंढना है और उन पर भी काम करना है। ऐसा तभी हो सकता है जब आप बाईपास को स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो बाईपास को लोग स्किप करते पकड़ लेते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। तो मेरी तो सीधी सी तरीका ये है, ठीक है। तो मैं रिजल्ट को फोकस नहीं करता, ठीक है। रिजल्ट को ध्यान में रख के ना मैं कभी पढ़ा और ना मैं रिजल्ट को ध्यान में रख के कभी पढ़ा था, ठीक है। मेरे हमेशा दिमाग में होता प्रोसेस कि जो काम मुझे करना है वो मैं ईमानदारी और मेहनत से कर पा रहा हूं,
जो बच्चों को काम ईमानदारी मेहनत से करना वो कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बस ये है। बाकी स्ट्रेटजी मैं बनाता नहीं, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा उल्टी सीधी होती है, वो लोगों को पसंद में आती नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब आपका पेपर आ जाए ना और 2-4 दिन बचे तो अच्छी नींद लो, पुराने गाने वगैरह पसंद हो गाने सुनो, ठीक है, और किताबें अपना रख दो, ठीक है, चिल करो। लेकिन मैंने ऑनलाइन में देखा उल्टा सीन होता है। ऑनलाइन में क्या सीन होता है, जब एग्जाम सर पे आ जाता है ना तो लोग ज्यादा एकदम से टूटते हैं, ठीक है, 24-24 घंटे 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ते हैं। तो मैं तो ऐसा हूं कि अगर एग्जाम आ जाएगा ना तो मैं कहूंगा भैया घर पे बैठो चुपचाप, जो अब तक आता है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है, और इधर उधर की चीजों में मत पढ़ो। मैंने आपसे कल पूछा था बाकियों की हिंदी बता, आपने कहा तमिल बता दी उड़ा। भैया देखो शशांक शेखर मिश्रा जी, अगर मेरी बात नाराज लग गई तो भैया घर जाओ, ठीक है, बस ये है। अब मुझे ज्ञान मत दो, मैं वास्तव में पक गया हूं, ठीक है। हाँ सर जी, आपकी भी एक कमी है, दूसरा का सम्मान नहीं जानते, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मेरा और आपका कुछ इस तरीके का मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे को पूरा जानते हो। तो मुझे जिनका सम्मान करना चाहिए मैं उनका करता हूं, जिनको, और बाकी तो फिर यूट्यूब पे तो यूट्यूब के तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बात बुरी लग गई हो तो भैया कोई सॉरी वॉरी मैं नहीं कहने जा रहा, घर जाओ, आ जाओ। तो यहां पर बात ये हो गई ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, बेतुकी बात करेंगे फिर दूसरे को सलाह देंगे। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि जो इंट्रांसटिव वर्ब्स होते हैं इस पर थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे। तो स्टेटिव वर्ब्स दो तरीके की हो गई, एक ट्रांसटिव स्टेटिव वर्ब्स और एक इंट्रांसटिव स्टेटिव वर्ब्स। अब दिक्कत क्या होती है कि जो इंट्रांसटिव स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके अंदर एक सब कैटेगरी होती है, उस सब कैटेगरी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार ये समझा देता हूं, ये तीनों ही समझा देता हूं। देखो ये जो ट्रांसटिव है ये भी समझा देता हूं, और इंट्रांसटिव में जो आपका लिंकिंग है और जो नॉन लिंकिंग है वो समझा देता हूं, सारे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रांसटिव समझा देता हूं। ट्रांसटिव तो खैर समझाने की जरूरत नहीं बेटा, देखो एग्जांपल लिखे थे, ये देखो ये बिलीव स्टेटिव वर्ब है और ये ट्रांसटिव है, इसका तो ऑब्जेक्ट लिखा दिस स्टोरी, ठीक है, ये दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ट्रांसटिव स्टेटिव वर्ब हो गई। उसके बाद नो है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट लिखा था आंसर, ये भी ट्रांसटिव स्टेटिव वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद में हैज है, इसके साथ में भी देखो ऑब्जेक्ट लिखा लॉट्स ऑफ मनी, ये भी स्टेटिव वर्ब ट्रांसटिव है, ठीक है। और उसके बाद में रिमेंबर है, इसके साथ में भी देखो ऑब्जेक्ट लिखा द टाइटल, ठीक है, ये भी ट्रांसटिव है। तो ये तो हो गए स्टेटिव ट्रांसटिव वर्ब्स के एग्जांपल। अब बेसिकली आपको इंट्रांसटिव वर्ब समझानी है, तो देखो इंट्रांसटिव वर्ब्स में समझा देता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, दे बिलीव इन गॉड, ठीक है, एक। दूसरा एक हमने लिखा दे बिलीव इन गॉड, दूसरा हमने लिखा इट, एक मिनट बच्चों, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। दूसरा हमने लिखा दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे हमने दो वर्ब्स लिखे हैं, एक हमने लिखी बिलीव इन, वो बच्चा अभी कोई बिलीव इन को लेकर कंफ्यूजन था ना जिसको वो पूछ रहा था, ठीक है, तो उसका भी यहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से एक बार समझिएगा, दे बिलीव इन गॉड एंड दे आर माई फ्रेंड, ठीक है। ये दोनों जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें ये बिलीव एक वर्ब है और एक आर वर्ब है, ठीक। अब ये ध्यान से देखो, इन दोनों में से कोई भी वर्ब एक्टिविटी नहीं है, ना आर कोई एक्टिविटी है ना बिलीव कोई एक्टिविटी है। बिलीव का मतलब वही है मानना, ठीक है। अब समझना यहां पे कहानी क्या है कि जो आर है ये स्टेटिव वर्ब है, बिलीव भी स्टेटिव वर्ब है। बिलीव के बाद हमने इस बात को ध्यान से देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा ना वो प्रेपोजिशन के बाद लिखा। ये जो गॉड है ना ये इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गए, ठीक है। तो ये वर्ब आपके इंट्रांसिटिव हो गए, ठीक। उसके बाद यहां आ जाते हैं, हमने लिखा दे आर माई फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखो, बच्चा सोचेगा ये माई फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये वर्ब तो आपकी ट्रांसिटिव हो जानी चाहिए, लेकिन ध्यान देखो ये माई फ्रेंड्स जो है ना ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दे और माई फ्रेंड्स सेम है। तो जो दे हमने लिखा और माई फ्रेंड्स लिखा ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो हम माई फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बच्चे, हम माई फ्रेंड्स को कहेंगे इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखो जो हम ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिख रहे थे वो थे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
ये जो हम लिख रहे हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं तुम लोग समझ गए होगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये इस वर्ब के सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी वर्ब्स जो होती है ना, इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स को अगर मैं आपको सिंपल में डिफाइन करूं तो लिंकिंग वर्ब्स को पहचानने का तरीका यह होता है कि लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है। अगर किसी वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो उस वर्ब के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे तो समझ जाना ये लिंकिंग वर्ब है, और वो जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं दो तरीके का, तुम्हें समझ में आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब में यूज होता है ऑब्जेक्ट के बाद में, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं और इन वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, जिन वर्ब्स के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, और जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, अब इनको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स जो लिंकिंग वर्ब के तरीके से यूज होती हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स जो कि लिंकिंग वर्ब्स के तरीके से यूज होती हैं। फिर से एक बार समझा देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखना कि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, ठीक है, ये लिंकिंग नाम से ही आप इनको डिवाइड मतलब समझ सकते हो कि लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना। लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना, इसीलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझें। एक एग्जांपल क्या, पहले का मैं कुछ वर्ड लिख देता हूं आपके लिए। देखो, ये जो बी की फॉर्म्स होती है ना, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो बी की फॉर्म्स होती हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, जब हम इनको सेंटेंस में एज मेन वर्ब यूज करते हैं, सारे बच्चे फिर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी हम बी की फॉर्म्स को, बी की फॉर्म्स का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, जब भी हम इज, एम, आर, वॉज, वर इनको यूज करते हैं सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब, तो ये सब लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, बिकम, ये वर्ब लिंकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ और भी, गेट, एक मिनट बच्चों, गेट था, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, टर्न, ये टर्न है। ठीक है, स्टे, टर्न, एक मिनट सही से लिख देते हैं उसे, स्टे, टर्न, ये सारी वर्ब ध्यान रखने बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं। स्टे, टर्न, रिमेन, कीप, रीच, प्रूव, साउंड, एटसेट्रा। ये इंग्लिश की कुछ कॉमनली यूज्ड लिंकिंग वर्ब्स हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, नहीं, सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करती बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करती हैं। लिंकिंग वर्ब से सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये जो हमने कुछ लिखे हैं ना, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको ये बात समझा देता हूं। देखिए, या एक काम करते हैं, दूसरी स्लाइड पर समझते हैं। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, my friend became an officer। ठीक है, दूसरा, the theory proved a myth। ठीक है, C, the mango tasted sweet। अभी जो एग्जांपल्स हैं इनसे आप, मुझे लगता है ये बात जल्दी समझ जाओगे। हाँ,
बिल्कुल से बच्चे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद में लिखे जाते हैं। एक दो छोटे छोटे मैं पॉइंट ऐसे ही बता दूंगा, वो ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बड़ी आसान चीजें हैं, ठीक है। देखो सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर कभी किसी वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड तुम्हें दिखाई पड़े लिखा हुआ जो उस वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो, तो समझ जाना कि वो वर्ब लिंकिंग है और वो वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये छोटी सी बात है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको दो चार बार बोलना पड़ता है तब बच्चे इस बात को पकड़ पाते हैं, ठीक है। TAST लिखो बेटा, TEST मत लिखो। आज पता है, चलो खैर फिर मैं किसी और दिन तुम लोगों से बातें करूंगा। इंग्लिश में नहीं है अंकुल से, चैनल आपका है? नहीं बेटा मेरा चैनल नहीं है, मेरा ASEC है बस, ठीक है। आ जाओ यहां देखो, तो हमने लिखा माई फ्रेंड बिकेम एन ऑफिसर। एक मिनट बच्चे, ऑफिसर लिखना था, गलती से ऑफिस रह गया। ऑफिस तो गड़बड़ हो जाएगा मीनिंग की, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे समझना, हमने लिखा माई फ्रेंड बिकम एन ऑफिसर, तो वो जो ऑफिसर है, ठीक है, और ये जो फ्रेंड है ये अलग अलग नहीं है। जो फ्रेंड है वही ऑफिसर है, यूं कहिए जो ऑफिसर है वही फ्रेंड है, कोई और नहीं है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसे? कॉम्प्लीमेंट। आप उसको पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, ठीक है, बाकी हम बोलचाल में कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। फिर हमने लिखा था थ्योरी प्रूव्ड अ मिथ। अब देखो अ मिथ जो है ना वो किसी और को नहीं, थ्योरी को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर थ्योरी को ही कहा जा रहा है कि वो जो थ्योरी थी वो तो एक मिथ साबित हुई, ठीक है। तो मतलब मिथ का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, मतलब एक ऐसी मान्यता जो आप माने बैठो बट वो सच नहीं है, झूठ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा था मैंगो टेस्टेड स्वीट। अब इसमें हालांकि ये तरीका आप अपना सकते हो, नहीं तो इसके लिए ना मैं एक दूसरा तरीका आपको बता देता हूं, अगर याद हो जाएगा तो वो बहुत आसान है। देखो क्या है कि जो स्वीट वर्ड हमने लिखा ना, ये ध्यान से देखो एडजेक्टिव है। अब सबको पता है कि एडजेक्टिव्स हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। भाई एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अभी एडजेक्टिव हमने वर्ब के बाद लिखा है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो वर्ब के बाद में ये एडजेक्टिव लिखा है लेकिन कोई नाउन तो लिखा नहीं है। तो अगर ये एडजेक्टिव यहां पर सही है, अगर ये गलत नहीं है सही है, तो ये किसे डिस्क्राइब कर रहा होगा? इस नाउन मैंगो को, क्योंकि वर्ब के बाद तो कोई नाउन लिखा नहीं है जिसको ये स्वीट डिस्क्राइब करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्वीट वर्ब के बाद में लिखा गया एडजेक्टिव है ये केवल इस नाउन मैंगो को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंगो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब के बाद में लिखा गया कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब लिंकिंग हो गई। तो यहां से एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है, बड़ा आसान कर देगा आपके लिए चीजों को, वो ये है सम टाइम बीइंग इज यूज्ड आफ्टर बी वर्ब एज अ मेन वर्ब। बिल्कुल बच्चे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही मुझे समझाने हैं और मुझे लगता है कि आज की क्लास में मैं ये चीजें निपटा दूंगा, ठीक है। तो आगे से आपके वर्ब के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे वर्ब के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने बेसिकली, लेकिन मैं उसके लिए अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से एक बार समझा दूं, बच्चे समझें नहीं समझें, रिवीजन करें नहीं करें, ठीक है, वो उनकी अपनी एक मर्जी है। वो खैर ऑनलाइन में हम इतनी गारंटी भी नहीं ले पाते, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाने आपको आऊं, ठीक है, तो कोई बच्चा ये नहीं चिल्लाए कि सर ये आपने क्या कह दिया, तो हमें समझ में नहीं, एक बार रिपीट कर दो, एक्सप्लेन कर दो, तो वो नौबत ना आए। तो मैं उसको कह पाऊं कि भैया ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, डिटेल में विद एग्जांपल बता चुका हूं, ठीक है। अब आप या तो वो देखो जाके रिवाइज करो, और नहीं तो फिर अब ये रिवीजन बार बार नहीं चलता रहेगा। अच्छा, वर्ब चैप्टर के मैं बेसिक्स अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, इसमें बेसिक्स बहुत भरमार होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो हमने टेस्टेड लिखा था ना, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताने जा रहा था। एक बात ये बताने जा रहा था कि अगर कभी किसी वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव लिखा हो, तो ये तो सबको पता है कि एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट तो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते। तो अगर किसी वर्ब के बाद में कभी कोई एडजेक्टिव लिखा हो, तो हमेशा इस बात को लेकर श्योर रहना कि वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और वो वर्ब लिंकिंग है। तो देखो आसान बात है, अगर किसी वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब आपकी लिंकिंग है, ठीक है। तो जैसे ही टेस्टेड के बाद में स्वीट दिखाई पड़ा, और अगर तुम ये बात जानते हो कि स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है, तो अपने आप समझ जाना कि ये जो स्वीट हमने एडजेक्टिव लिखा है, ठीक है,
ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद लिखे गए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब है, बस खत्म हो गई कहानी। तो नाउन जब वर्ब के बाद लिखा होता है तब तो एक बार हमें देखना पड़ता है कि भाई ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव लिखा है तब तो आप सर्टेन रहो कि आपका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है, चलो अब यहां से एक बात और आपको समझ में आई हो अपने आप तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो देखो मैं ध्यान दिलाता हूं, इस पर ध्यान देना। ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती है ना बच्चे, लिंकिंग जो वर्ब्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में, ये एक तरीके से क्या होती हैं, देखो ये होती हैं, ये मार्क होती हैं, इक्वल का मार्क होती हैं। मतलब लिंकिंग वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमने कोई सब्जेक्ट लिखा, जैसे हमने कोई सब्जेक्ट लिखा और लिंकिंग वर्ब लिखी, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो आप इसको ये मान के चलो कि जो लिंकिंग वर्ब आपकी होती है ना, ये काम कर रही होती है, इक्वल टू लिंकिंग वर्ब ये शो करती है कि जो लिंकिंग वर्ब से पहले लिखा गया सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया जो वर्ड है वो दोनों सेम है, इक्वल है। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, आज पता है क्या, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ढीली है। क्या है कि आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, आज पहली डोज मेरी लगी है। तो मुझे लगता है सुबह वैक्सीन तो सुबह लग गई थी 10:30 बजे, तब तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं आफ्टरनून तक, ठीक है। बट जैसे कि हमें भी पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि वैक्सीन के बाद में ना फिर थोड़ा सा बुखार वगैरह आता है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारी क्लास से पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास से पहले ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मुझे हल्का हल्का सा लग रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन फिर कल तो क्लास ऐसे ही गुस्से के साथ खत्म हुई थी। फिर मैंने सोचा आज क्लास नहीं ली तो बच्चे सोचेंगे लगता है सर जी ने रैंकर्स बैच छोड़ दिया। देखो पता है क्या, एक मतलब 2 मिनट में आप लोगों के लूंगा यहां पर, 2 मिनट के बाद आपको मेरे बारे में काफी कुछ समझ में आएगा कि मैं क्यों नहीं एडजस्ट कर पाता। मैंने जब कंपटीशन के लिए पढ़ाना शुरू किया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे दिल्ली में आए शुरुआत में, तो शुरुआत में तो मैं सीबीएसई की कोचिंग पढ़ाता था। एक्चुअली में जब मैं अपने यहाँ यूपी से आया, दिल्ली आया, तो मैं अपने यहाँ यूपी बोर्ड की इंग्लिश पढ़ाता था 9 से 12 के लिए, ठीक है। फिर दिल्ली आए तो दिल्ली में यहाँ पर ये नहीं सोच के आए थे कि जाके पढ़ाएंगे, कोचिंग वोचिंग खोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, ये कुछ प्लान नहीं था। दिल्ली ये सोच कर आए कि जाएंगे कोई अच्छी सी नौकरी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, वैसे करेंगे, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने नहीं आया था, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये सोच के आए थे कि कोई मतलब अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी 15-20 हजार रुपए की, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, करेंगे। नहीं मिलेगी 15-20 हजार की, कम की मिल जाएगी तो भी करेंगे। 2010 की बात है। खैर 10-15 दिन में दिल्ली में रहा, जॉब वगैरह नहीं मिली, तो फिर मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने यहाँ पढ़ा तो रही था, अपने डिस्ट्रिक्ट में गांव में पढ़ाई करता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। वही सीबीएसई के बच्चे मिल गए, दिल्ली में तो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं सारे बच्चे, तो हम तो यूपी बोर्ड के वहां से पढ़ा के आए थे, सीबीएसई के मिल गए। लेकिन चूंकि इंग्लिश ठीक थी तो कोई दिक्कत होती नहीं थी, तो हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लग गए, मतलब, ठीक है। फिर 1 साल बाद ऐसे ही छोटा मोटा एक इंस्टीट्यूट था, कंपटीशन की तैयारी करवाते थे, उनके यहाँ किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, मैंने वहां पे पढ़ाया, तो उन लोगों को बढ़िया लगा, बच्चों को अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका, तो फिर मैं उनके यहाँ परमानेंटली पढ़ाने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट था, तुम में से जो बच्चे दिल्ली के होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, एक जगह है दिल्ली में बवाना, बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे, वहां एक इंस्टीट्यूट था विकास तिवारी जी का। मैं वहां जाता था पढ़ाने इंग्लिश, हफ्ते में 2 दिन शायद जाता था, ठीक है। तो वहां पे मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया। तो बच्चे होते हैं, जैसे कोई नया नया टीचर होता है तो उससे मौज लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, इस उम्र में उनके अंदर ये होता ही है, मतलब वो रास्ते से भटके हुए बच्चे ज्यादा होते हैं, रास्ते पर वाले कम होते हैं। अच्छा, मैं उस टाइप का हूं नहीं, मेरा सीधे सी फिलॉसफी है कि अगर आपको मेरे को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे साथ रहो, मुझसे पढ़ो, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझ में कोई और चीजें देख रहे हो, ठीक है, कि मैं इधर उधर की बातें कर लेता हूं, अभी जैसे एक सज्जन थे वो कह रहे थे आप सम्मान नहीं करते, ठीक है, तो अगर तुम भैया मान सम्मान और शायरी और वाहवाही देख रहे हो तो घर जाओ, फिर तुम मुझसे पढ़ नहीं पाओगे। मैं स्टूडेंट को केवल स्टूडेंट ही ट्रीट करता हूं, ठीक है। और अभी तो तुम ऑनलाइन में इतना बुरा मान गए, ऑफलाइन में तुम मेरी क्लास में होते तो हमें लगता है तुम भाग जाते क्लास छोड़ के बीच में। ऑफलाइन में तो मैं बच्चों के कपड़े उतार देता हूं। भाई तमीज से पढ़ाई करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे दिल के पास बच्चे रहते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुम्हें सुधरना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुम ना खुद पढ़ोगे ना दूसरों को पढ़ने दोगे। तो वहां वो जो विकास तिवारी जी का इंस्टीट्यूट था, उसमें एक बच्चा था बड़ा परेशान करे, और मेरी दूसरी तीसरी क्लास थी, उसको ये पता था ये नए टीचर है, नए नए अभी ज्वाइनिंग हुई है इनकी यहाँ पर, ठीक है।
और वो मतलब हर एक बात पे मखौल करे, हर एक बात पे मखौल करे। मैंने उसको एक दो बार समझाया, मैंने कहा बेटा एक काम कर, ये काम करने के लिए बहुत जिंदगी रहेगी, और ये क्लास जो 1.5-2 घंटे की, इसको चैन से पढ़ लो, फिर उसके बाद अपना करते रहना, अभी चैन से पढ़ लो, ठीक है? बस इतना मान लो, मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम सुधर जाओ, ठीक है? मत सुधरो, तुम बाहर में जाओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुम डिसाइड करो कैसे तुम्हें मतलब अपनी जीनी है, बट ये क्लास मेरी है, तो मेरे हिसाब से 2 घंटे बैठ लो। माने नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया कि भाई अब तुम्हें थोड़ा पता भी होगा कि जैसे जो बॉर्डर एरियाज के बच्चे होते हैं दिल्ली में, ठीक है, वो गांव देहात के होते हैं, तो वो उतना ज्यादा मतलब उनमें सोफिस्टिकेशन कई बार कम होता है, नहीं होता है, ह्यूमरस ज्यादा होते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा भाई अब तो एक काम कर, तू क्लास से जा, तू पढ़ेगा नहीं, तेरे चक्कर में मैं बाकियों को भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? और मैं ऐसा पर्सन हूं नहीं जो देख के इग्नोर कर पाऊं, तो मैं कर नहीं पाता, ठीक है? तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू क्लास से जा, बाकी सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो आधी क्लास हो पाई थी, मैंने उसको क्लास से बाहर कर दिया और बाकियों को पढ़ाया, ठीक है? फिर उसके बाद में क्लास वगैरह मैंने कर ली, और फिर वो विकास तिवारी जी थे, मैं उनसे मिला, ठीक है, बताने के लिए कैसे बच्चे थे या कैसा लगा सब कुछ ये। तो विकास तिवारी जी ने पूछा सर क्लास ठीक रही? मैंने कहा क्लास तो अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे हैं, बट एक आधे बच्चे उद्यमी थे, एक बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको क्लास से निकाल दिया, मैंने उनको ये बताया, ठीक है? तो विकास तिवारी जी ने मेरे से कहा कि सर एक काम करो, कि जैसे कभी भी ना कोई बच्चा अगर हमारे पास पढ़ने आता है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो हमारे यहाँ पढ़ने आया, उसने हमें फीस दी है, तो हमें यही मान के चलना चाहिए कि ये सीखना चाहता है, ये अपना मतलब अपना सामाजिक, अपना मानसिक और अपना शैक्षिक स्तर सुधारना चाहता है, इसीलिए इसने हमें जिम्मेदारी और फीस दी है। लेकिन बहुत से बच्चे ये होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये सुधार केवल फीस देने से और क्लास में बैठ जाने से नहीं होगा, ये अपने एटीट्यूड को चेंज करने से, अपने बिहेवियर में बदलाव करने से, खुद पे काम करने से मतलब होगा। केवल तुमने किसी को फीस दे दी, उसका वीडियो देख लिया, ठीक है, किसी के क्लास में बैठ गए, तो इतने से नहीं बदल जाओगे, उसके लिए आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चे सीखना तो चाहते हैं, सुधरना भी चाहते हैं, बट उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं, इस तरीके से कभी सुधर नहीं पाएंगे, चाहे कितनी ही फीस जमा कर लें, चाहे कितने साल तैयारी कर लें, ठीक है? तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को ना आप कूटो, पीटो, डराओ, धमकाओ, कुछ भी करो, आपसे नहीं समझ में आया तो मुझे बुला लेना। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, सख्त मिजाज पर्सन थे, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगे ना बच्चा संभलेगा, क्योंकि मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था दिल्ली में, ठीक है, मैं खुद भी गांव देहात से था, तो उन्होंने कहा मुझे बुला लेना क्लास में, फिर वो जिम्मेदारी मेरी है। बट कोशिश कीजिए किसी बच्चे को बाहर ना निकालना पड़े, बच्चा सुधरे, प्यार से सुधरे, दुलार से सुधरे, जूता लात से सुधरे, लेकिन सुधरे, ठीक है? उन्होंने कहा ये बात केवल बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की भी है। उन्होंने कहा जैसे आपने बच्चे को क्लास से भगा दिया, अब बच्चे के पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उन्हें तो कुछ नहीं पता कि वहां क्या क्या हो रहा है, ठीक है भाई? ये बच्चा केवल अपनी जिम्मेदारी आपको नहीं दे रहा ना, इसके पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, ठीक है? वो बात मुझे विकास तिवारी जी की तब से आज भी याद है, और इस बात के लिए मैं विकास तिवारी जी का, हालांकि मैं आर्मी पर्सनल्स का हमेशा से ही बड़ा मतलब इज्जत करता हूं, ठीक है, सेना के लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं मन से, ठीक है? तो दूसरा वो वास्तव में गजब पर्सन थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, ठीक? उसके बाद में फिर मेरे साथ एक बार ये घटना और हुई कि मुझे एक बच्चे को क्लास से बाहर करना पड़ा। उसके बाद मतलब उसके 3-4 साल बाद एक हुई, एक मुखर्जी नगर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, मैं स्टार्टिंग में वहां पढ़ाता था, उनके यहाँ भी बंदरों की ही जमात होती थी। मतलब मान लीजिए बैच में 400 बच्चा है ना, तो 400 में बच्चे में 40-50 पढ़ने वाला होगा, बाकी ज्यादातर बंदर होते थे। और वो जो बंदर होते थे 350, उन 350 में से 10-15 ऐसे होते थे जो मतलब लंगूर होते थे, मतलब बंदर भी होते ना उद्यमी कैटेगरी का, तो वो लंगूर कैटेगरी के बंदर होते थे, उनको पढ़ाना इम्पॉसिबल था। तो ऐसे एक बच्चा था, वो मान नहीं रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, विकास तिवारी जी के मुझे बार बार बात ध्यान आए, लेकिन वो माना नहीं, ठीक है? तो मैंने कहा भाई तू बाहर जा, नहीं तो बाउंसर बुलाऊंगा, वो तुझे भी पकड़ के खींच के ले जाएगा, ठीक है? तो सारे बच्चों के सामने तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट किया जाए, तो तुम जाओ, तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम क्लास छोड़ो, बस इतना एहसान कर दो मुझ पर। तो उसको एक को और मैंने क्लास से बाहर किया। उसके बाद से जब से मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, 14-13 में शायद खोला होगा, 14 में ही मान लेते हैं, तो 6-7 साल मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट चलाया, कभी किसी बच्चे को बाहर नहीं गया। अपने यहाँ कभी नौबत नहीं है किसी बच्चे को बाहर करना। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बच्चे सारे हरिश्चंद आए, मतलब ठीक है, बागड़ बिल्ले भी आए, बिगड़े हुए भी आए, लेकिन फिर मेरा अपना तरीका है, या तो तुम भाग जाओगे नहीं तो सुधरोगे, अपने आप भाग भले जाओ, मैं नहीं भगाऊंगा, मैं तो सुधारूंगा। तुम जो भाषा, मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, मैं ज्यादा लिहाज विहाज नहीं करता, मैं पढ़ने वाले सीरियस बच्चे जो होते हैं, सिंसियर होते हैं, जिनमें ढंग सऊर तमीज होती है, मैं उनको तो उस तरीके से ट्रीट करता हूं। और जिस बच्चे में खुद सेंस की कमी है, फिर मैं लिहाज विहाज नहीं करता, फिर मैं खींच खांच देता हूं, फिर पहले सुधारूंगा फिर बाद में पढ़ाऊंगा। तो मुझे अपने यहां कभी ऐसा नहीं करना पड़ा, ठीक है, मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा अपने यहां। लेकिन अभी देखो, यहां पे बच्चों को ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है?
अभी एडिटर महोदय ने 2 बच्चों को ब्लॉक किया। बच्चों को शर्म आनी चाहिए कि तुम स्टूडेंट होके ब्लॉक हो रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन खैर इतनी ही शर्म होती तो ये ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो अब YouTube पे हाँ ब्लॉक मारना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज तो ऑफलाइन क्लासरूम में मैं किसी बच्चों को कभी बाहर नहीं करता। देखो, कंटेंट को लेकर कोई हमें परेशान कर नहीं सकता। क्वेश्चन को लेकर मान लीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई बच्चा हमें परेशान कर नहीं सकता कि ये क्वेश्चन सर पूछो, ये कॉन्सेप्ट पूछो, उसमें फंस जाएंगे। तो ठीक है, मैं इंग्लिश में मैंने बड़ी मेहनत की है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी को मतलब ज्यादा छूट भी नहीं देता, मैं खींच के रखता हूं। भाई तेरे को पढ़ाई लिखाई का जो पूछना है, जैसा डाउट पूछना है क्लास के बाद में, और मुझसे पूछ, ठीक है। जो डाउट पूछना है, जो कॉन्सेप्ट पूछना है, तू मेरे पास है, मैं तुझे समझाऊंगा। क्लास में मेरे तरीके से बैठेगा, नहीं तो चपका दूंगा, ठीक है। तो मेरा तरीका यही है कि भैया पढ़ो, तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या तो मैं अलग से टाइम दूंगा, ठीक है। आप मेरे से आगे पूछो। अभी जैसे हमने ऑफलाइन खोला एग्जामपुर के साथ में, ठीक है, बहुत सा बच्चा आता था, मैं जैसे क्लास से बाहर आया तो 15 मिनट मेरे साथ खड़ा रहा मेरी गाड़ी के पास, मैं गाड़ी में बैठने वाला हूं लेकिन वो आ गया, ठीक है। तो उसने 1 2 3 4 जो डाउट्स पूछे अपने पूछे, उसको समझाया, उसको भगाया, ठीक है। फिर उसके बाद गया। तो तुम्हें पढ़ने लिखने वाले हो, तुम्हें पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तुम मेरे से आगे पूछो। मैं अपने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, ये सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस है, तुम्हारा लेवल का नहीं है। तुम मेरे से क्लास के बाद, क्लास में तो मैं रेलिवेंट बात करूंगा, क्लास में तो वही पूछो, बताओ जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। क्लास के बाद आगे मुझसे कुछ भी पूछ लो, इंग्लिश में कुछ भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास में फिर मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, क्योंकि क्लास में इधर उधर की बातें करूंगा तब तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें जो पूछना है इंग्लिश में, जो कॉन्सेप्ट पूछना है, जो क्वेश्चन पूछना है, चाहे यूपीएससी का पूछना है, चाहे बैंकिंग का पूछना है, चाहे सीडीएस का पूछना है, चाहे एसएससी का पूछना है, मेरे से आके क्लास के बाद पूछो। टाइम देते हैं, बाकायदा बच्चों को अलग से टाइम देते हैं। बट क्लास में तो जो टॉपिक चल रहा है, जो सिलेबस है कंपटीशन का, और जो करंट टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बातें होंगी, उससे रिलेटेड डाउट पूछ पाओगे, ठीक है। तो कहानी ये है कि आप पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराओ ना, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, ठीक है। इधर उधर की बातों में मुझे उलझाओगे तो मेरा और अपने दोनों का टाइम खराब कर लोगे, ठीक। तो यही है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी, भाई मुझसे पूछो, जितना सीख सकते हो सीखो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम ये सोचो कि नहीं, तुम क्लास में मजाक करोगे, ठीक है, एक दूसरे को परेशान करोगे, ठीक है, बच्चों वाली हरकत करोगे, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो वैसे यही है, क्या है। खैर चलो, तो ये लिंकिंग वर्ड्स वगैरह थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मुझे लगता है हमें वर्ब बेसिक्स की एक क्लास और रखनी पड़ेगी, और वर्ब बेसिक्स की एक क्लास हम कल रखने के बाद में फिर नेक्स्ट क्लास से हम वो स्टार्ट कर देंगे, आपका क्या नाम, कॉन्सेप्ट्स जो है वर्ब के, उनको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर बच्चों बस इतने पे ही करते हैं, बाय, ठीक है। और फिर आप लोगों को, अच्छा एक काम करना, जो बच्चे 7:15 बजे उसमें पढ़ते हैं, परिवर्तन 2.0 बैच में पढ़ते हैं, एसएससी वाले बैच में, ठीक है, वो एक बार देख लेना। क्लास तो मैंने आज की लगवा रखी है, लेकिन अब मैं 5 मिनट अगर चेयर पे आराम से बैठूंगा ना, और फिर उसके बाद मेरे शरीर ने गवाही दी पढ़ाने की, तो वो क्लास आपकी 7:15 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं तो थोड़े से चांसेस है कि हो सकता है वो डिले हो जाए, वो अभी जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तब पकड़ में आएगा। अभी तो मैं खड़ा हूं तो खड़ा हूं, ठीक है। चलो, तो फिर कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा लगा तुम सबके साथ में, बाकी तो बस अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर।